नवरात्रि की, दशहरे की पूरे भारतवर्ष और दुनिया को शुभकामनाएं। मैं निशांत वर्मा, आपका हमेशा का दोस्त, आज का होस्ट द लाउड निशांत टॉक्स में, द लाउड इंडिया टीवी पे आज एक खास मुद्दे को पेश कर रहा हूं। ये मुद्दा इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतवर्ष एक डेमोक्रेसी है। भारतवर्ष एक संविधान से चलने वाला देश है। भारत, इंडिया, कानून से चलने वाला देश है। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अर्थात जो भारत में हमारे चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, वही ये देश चलाते हैं। उनके पास पूरी की पूरी फौज होती है ब्यूरोक्रेसी की। उनके पास सब टाइप का असला बारूद होता है, जिससे देश को अच्छा चलाना, कैसे चलाना, उन्हें सब आता है। और नहीं आता है तो वो सीख जाते हैं, ये सब हम जानते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके की हमारे देश की राजनीति आज की तारीख में है, उसमें क्या हम ये मान लें, क्या हम ये मान ही लें कि देश के अंदर जिस तरीके से शासन चल रहा है वो ठीक है। और यदि ठीक है तो फिर ऐसा शासन तो पहली बार देखने को मिल रहा है, जहां पे मंत्री संतरी सब घर में घुसे बैठे रहते हैं, बाहर कहीं दिखते नहीं है सिवाय चुनावी रैलियों के। और देश चलाने का जो मादा है वो शायद कहीं उनमें या तो है नहीं, या अभी तक डेवलप नहीं हुआ। देखिए, मुद्दा बहुत सिंपल है कि गृह मंत्री है या घर में घुसा मंत्री। अब ये घर में घुसा मंत्री बोलने का तात्पर्य किसी के पर्सनल लाइफ को लेके नहीं है। ये मैं प्रोग्राम में पहले ही शुरू कर दूं, बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ से हमें कोई सरोकार नहीं है। माना कि ये लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप चुन के भेजते हैं, तो इनका पर्सनल जीवन भी आपके लिए कुछ ना कुछ महत्व तो रखता ही होगा। लेकिन हम उसमें ना जाते हुए 30 मई 2019 को भारत में एक प्रधानमंत्री ने शपथ ली, और गृह मंत्री ने, माफ कीजिएगा, शपथ ली, अमित शाह। 30 मई 2019 अमित शाह भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ, मोदी जी के साथ साथ एक गृह मंत्री बन के आते हैं। पुरानी जुगलबंदी की जोड़ी है, गुजरात से देखते आए हैं। वहां पे चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की जुगलबंदी थी, यहाँ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जुगलबंदी। लेकिन मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन में पिछले सवा साल, 1.5 साल के अंदर गृह मंत्री जो हैं भारत के, अमित शाह, ये तब ही दिखाई दिए जब या तो कोई चुनावी बात हो रही हो, या जब बेसिर पैर की बात हो। मैं साबित करूंगा बेसिर पैर की बात कहां से आती है। लेकिन क्या ये गृह मंत्री घर में घुसा हुआ मंत्री है? आज इस पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। इस दशहरे के दिन, उस दशहरे के दिन जिस दिन रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाद को भी जलाया जाता है, क्या समय आ गया है कि हमें देश में रामायण से ये सीख लेनी चाहिए, इस किंवदंती से ये समझना चाहिए कि सिर्फ रावण नहीं, कुंभकर्ण और मेघनाद भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। उनका विनाश उतना ही इंपॉर्टेंट है राजनीतिक तौर पे। ये क्या सही है, क्या नहीं है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। मैं कुछ अपने मेहमानों से आज की तारीख में आपको मिलवाना चाहता हूं, जो इस मुद्दे पे मेरे साथ आप लोगों के समक्ष एक अपना कीमती इंपॉर्टेंट वक्तव्य रखेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आप लोगों के लिए रवि श्रीवास्तव जी, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप रोज टेलीविजन पे देखते हैं इन्हें किसी न किसी चैनल पे। साथ ही हैं ऋषि मिश्रा जी, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पत्रकारिता जगत में अपना नाम करते हैं। ये भी टेलीविजन पे रोज आते हैं और कहीं ना कहीं सच्चाई को जो है उजागर करने की पूरी चेष्टा रखते हैं। और सुंदर बालाकृष्ण जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुंबई में रहते हैं और देश और दुनिया की राजनीति से वाकिफ हैं। आप सबका स्वागत है। पहला सवाल लेके मैं सुंदर बालाकृष्ण जी के पास जाऊंगा। सुंदर जी, द लाउड निशांत टॉक्स की एक खासियत है, आप जानते हैं कि यहाँ पे बेरोक टोक वो बात की जाती है जो सही है। अब सही गलत कौन डिसाइड करता है, ये तो कोर्ट भी सोच सकता है कौन डिसाइड करेगा, जनता सोच सकती है, लेकिन यहाँ मुद्दे की बात है कि आपके हिसाब से सही क्या है।
सर, हमारे देश में गृह मंत्री की एक बहुत खास जगह होती है। वो कोई ऐसे ही बिठा देने वाला एक मंत्री संतरी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी और साथ में पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, आपके एच डी देवेगौड़ा, नाम लेते जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव तक, और एच डी देवेगौड़ा से होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जब अडवाणी जी थे। क्या आपको लगता है कि भारत की होम मिनिस्टर की जो कुर्सी है वो ऐसे ही फालतू सी है, या कुछ आप देश दुनिया को बताएंगे, क्योंकि लोगों को नहीं पता है शायद कि होम मिनिस्टर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, सुंदर जी। निशान जी, हाँ, आप सबको मेरे तरफ से दशहरा की शुभकामनाएं। हम इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सबसे एक गुजारिश करूंगा कि हमारे यहाँ पर वर्ल्ड में या भारत में जहाँ पर भी इविल फोर्सेस है उसको हम लोग साथ मिलकर लड़ें और हम विजय पाएं जल्दी से जल्दी। ये मेरा जो है प्रण है, और आप लोग भी मैं जानता हूँ कि आप लोग भी इसमें साथ देंगे। अभी ये जो जरूर। टॉपिक में ये जो टॉपिक में मैं आना चाहता हूँ, ये जो गृह मंत्री जो है ना, ये ग्रह बोलेगा तो ये जो है ये भारत की हमारी जो देश की गृह मंत्री। यहाँ पर मैं कुछ चंद स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूँ। 2019 में गृह मंत्री का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर संभालना, और यहाँ पर का जो भी अर्थव्यवस्था है और जो भी सब जो भी जो डिसिप्लिन है, लॉ एंड ऑर्डर है, इसको सबको संभालना। मगर यहाँ पर क्या है कि जब से ये होम मिनिस्टर बना और तब से ये होम मिनिस्टर बना अभी 2019 में मेरे ख्याल से। इसके पहले राजनाथ सिंह थे मेरे ख्याल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। तो आप लोग जानते हो कि हमारे यहाँ पर क्राइम रेट्स इतना बढ़ गया है, और सबसे ज्यादा क्राइम रेट जो है आप लोग जानते होंगे कि यूपी में है। यूपी जो सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया में, और वहां पर से मैक्सिमम एमपी जो है राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं, और लोकसभा का एमपी भी पूरा वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर का इतना क्राइम रेट बढ़ गया है। 2000 आप जब 19 में देखोगे तो टोटल करीबन 32 लाख का जो क्राइम्स रजिस्टर हुआ था कंट्री में, और उत्तर प्रदेश में जो है मैक्सिमम था जो 4 लाख कुछ था आसपास में वायलेंट क्राइम्स था। उसके बाद महाराष्ट्र आई, तो महाराष्ट्र में भी आपको पता है पहले बीजेपी ही था। तो इसके बाद जो है जो क्राइम रेट्स जो है ज्यादा है वो बिहार में है। तो आप मोटा मोटा देखोगे तो ये जो क्राइम रेट्स है ये पूरा बीजेपी रूल स्टेट्स में बहुत है। तो ये जो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये जो गृह मंत्री है टोटल फेलियर है, फेलियर, एब्सोल्यूट फेलियर है। वो अपना काम नहीं करता। आज भी देखो इतने क्राइम हो रही है, आज इतने मुंबई पुलिस जो अपने इतने अच्छे काम कर रही है टीआरपी स्कैन में, मगर उनको टारगेट करती है बीजेपी के जो सरकार है और सेंटर में बीजेपी है। ये लोग मुंबई पुलिस जो परमवीर सिंह जो है इतने वेल नोन आदमी है, जिनका जो बैकग्राउंड है हम लोग सब जानते हैं कितना सच्चा आदमी है वो, और उनको टारगेट करते हैं। मगर मैं तो कहना चाहता हूं कि ये सब जो भी है, जहां ये जो बीजेपी रूल स्टेट्स है वहां पर का जो भी पुलिस का जो नियंत्रण है, लॉ एंड ऑर्डर है, इसको सबको पूरा यूपी में को आप स्पेसिफिकली देखोगे तो कंप्लीटली पॉलिटिकली कंट्रोल्ड है। और इनके राज में ऐसे भी बहुत कुछ हमें देखने को मिला कि जो भी इंस्टीट्यूशंस है सबको इन लोग ने अपना जपेट में ले लिया है। इन लोग कंट्रोल करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को अपने तरफ से जो भी उनको जो करना चाहते हैं, जो उनका जो भी मिनिस्टर है, उनका जो भी लीडर है, उनके ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं होता। तो ये ठीक है सुंदर वन भाई, साइड आपको मैं समझ हूँ। बिल्कुल, आपकी मैं ऋषि मिश्रा के पास चलूंगा। आपकी बात वेल टेकन है सुंदर, आपने बिल्कुल जो कहा बिल्कुल प्रिसाइज है। ऋषि मिश्रा जी, देखिए मैं अभी इस समय फोन पे
होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे हूँ, और अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जो ओपनिंग 2-3 लाइनें हैं वो मैं दर्शकों के लिए अंग्रेजी में पढ़ के सुनाऊंगा। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA डिस्चार्जेस मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। द इम्पोर्टेंट अमंग देम बीइंग, उनमें से जो कुछ खास जिम्मेदारियां हैं MHA की, होम मिनिस्ट्री की। पहली, इंटरनल सिक्योरिटी। हम सब जानते हैं ऋषि जी कि जो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस वगैरह होता है वो राज्य का सब्जेक्ट होता है, लेकिन केंद्र सरकार में बैठे जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर संभालते हैं, यानी कि होम मिनिस्टर, इंटरनल सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है। बॉर्डर मैनेजमेंट, जितना भी भारत की सीमाएं हैं उसका मैनेजमेंट करना होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स, यानी कि राज्यों के साथ, सारे राज्यों के साथ सौहार्द और रिलेशनशिप बनाए रखना होम मिनिस्ट्री में आता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जितनी भी यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको एडमिनिस्टर करना ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। हाल में तो नई 2 बनी है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये भी सारी की सारी उनकी जिम्मेदारी होती है। और एक बड़ी खास बात लिखी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि हम लोगों ने खास करके जैसे अभी कोविड-19 का जब से प्रकोप चल रहा है, ऐसा कहती है भारत सरकार, तब से डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया हुआ है। यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का भी आप लोग जानते हैं कि हर बार जब MHA गाइडलाइन निकलती है तो वो मिनिस्ट्री के तहत आती है, माना कि उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। ऋषि मिश्रा जी, मैं ये समझना चाहूंगा, ये क्या बात है कि 30 मई 2019 में जब अमित शाह बने भारत के गृह मंत्री, उसके बाद इन्हीं चीजों पे अगर गौर फरमाए, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब तो तिनके की तरह उड़ गया सर। क्या कारण हो सकता है ऋषि जी? निशांत जी, आपको साधुवाद कि आज आपने इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को उठाया कि हमारे देश के गृह मंत्री चाहे ऑफिस में हो या ऑफिस में नहीं हो। और एक बात ये भी सही है कि गृह मंत्री जी बीमार भी है, लेकिन यदि बीमार जैसे सब इशू को हटा भी दिया जाए, जब गृह मंत्री ऑफिस में थे भी तो उनके क्रियाकलाप या कार्य प्रणाली को आप उसको जस्टिफाई करेंगे तो गृह मंत्री कहीं ना कहीं अपने जो उनका जो जिम्मेवारी है उसमें वो खड़े नहीं उतरे हैं। आपको याद होगा दिल्ली में किस प्रकार से दंगा हुआ था, और दिल्ली जो है, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री की के कस्टडी में आती है। आप देखिए दिल्ली में किस प्रकार से दंगा हुआ था, गृह मंत्री उसको जो है टैकल सही से नहीं कर पाए थे। दूसरा महत्वपूर्ण बात है तबलीगी जमात वाली मामला। यदि तबलीगी जमात वाला मामला दिल्ली में हुआ तो गृह मंत्रालय का रिपोर्ट या होम मिनिस्ट्री क्या कर रहे थे? या आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच रिलेशन का कोऑर्डिनेशन काम गृह मंत्री करते हैं। आज देखिए बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में एक से एक बड़े नेता कोरोना इफेक्टेड हो रहे हैं। कल देवेंद्र फडणवीस कोरोना संक्रमित हो गए हैं, डिप्टी CM सुशील मोदी हो गए, राजीव प्रताप रूडी से लेके शाहनवाज हुसैन से लेके हर रोज एक से एक बड़े नेता, हाई प्रोफाइल नेता कोरोना पॉजिटिव बिहार में हो रहे हैं। कहाँ है हमारे देश के गृह मंत्री? चाहे इंटर स्टेट की बात हो, आपने एक महत्वपूर्ण और पॉइंट जोड़ा है निशांत जी कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, यूनियन टेरिटरी किया गया। आज देखिए जम्मू एंड कश्मीर के दोनों केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना का जब मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, क्या गृह मंत्री अमित शाह जी ने हस्तक्षेप किया वहां कश्मीर में? आज देखिए कि सिर्फ आपको कश्मीर की घाटी में 10,000 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आए हैं। वहां अस्पतालों का जो हालात है बद से बदतर है। तो गृह मंत्री अपने जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। गृह मंत्री, यदि आप देखें कि गृह मंत्री मुझे आश्चर्य लग रहा है कि बिहार प्रचार में भी नहीं जा पा रहे हैं। क्या कारण है? या बीजेपी का इंटरनल पॉलिटिक्स में कुछ खींचातानी हुई है। दूसरा, अगले महीने गुजरात में उपचुनाव है 8-9 सीटों पे, तो
पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसी बड़े चुनाव, बिहार जैसे इंपॉर्टेंट राज्यों में चुनाव हो रही है और बीजेपी के अघोषित नंबर 2 नेता बिहार में अब तक उनका कोई प्रस्तावित रैली नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बीजेपी में ऐसा कुछ हुआ है या मोदी जी से उनका इक्वेशन या ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण मुझे लग नहीं, खैर रहा है वो कि आपकी बात सही है ऋषि जी। मैं रवि श्रीवास्तव के पास ले जाता हूँ इस सवाल को। आपकी बात सही है, ऋषि जी ने मुख्य बात ये कही, बाकी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसमें से जो एक लाइन निकल के आती है वो ये कि गृह मंत्री अपने जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। रवि श्रीवास्तव जी, मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कुछ नाम गिनाए, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, जेल सिंह, बूटा सिंह, और भी बहुत सारे नाम हैं जो इस देश के गृह मंत्री रह चुके हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में से अडवाणी जी भी रह चुके हैं। आज पिछले 1.5 साल के अंदर 30 मई 2019 एंड ऑनवर्ड्स जो निकल के आ रहा है वो ये है, और साफ शब्दों में कहने वालों में से, इंटर स्टेट रिलेशनशिप ऑफ सेंटर विद स्टेट्स 3rd क्लास, बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट 3rd क्लास, देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, चेयरमैन जरूर एनडीएमए के प्रधानमंत्री, लेकिन एमएचए के जिम्मेदार तो होम मिनिस्टर हैं। एनडीएमए लगा हुआ है इस देश में मई के अंत से, माफ कीजिएगा मार्च के अंत से, और हालात ये हैं कि 550 कोरोना मरीज पे इस देश को तालाबंद करने वाली यही एमएचए प्रधानमंत्री के आदेश पे आज 76 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव की गिनती हो चुकी है रवि जी, जिसमें रोज आप देखेंगे तो 10-11 लाख पॉजिटिव रहते ही हैं, कंसिस्टेंट फिगर है। जब वो आया था, तूफान आया था बंगाल में, फनी, या कोई भी और आपदा है, बिहार में बाढ़, एक व्यक्ति हमेशा नदारद था, और वो नदारद व्यक्ति था अमित शाह, जो कि अनफॉर्चुनेटली भारत का गृह मंत्री इस समय है। क्यों दे तनख्वाह लोग इनको, क्यों हमारे टैक्स पेयर पे ऐसे व्यक्ति को रवि जी आगे एंटरटेन करे, जो गृह मंत्री तो है लेकिन घर में घुसा हुआ है, बाहर नहीं आता। रवि जी। निशांत, मुझसे पहले दोनों मित्रों ने ये बात कैसे सिद्ध की और सही भी सिद्ध की कि बहुत ही अक्षम, भ्रष्ट और एक कुख्यात अपराधी को देश का गृह मंत्री बना दिया गया। मैं थोड़ा सा आपसे पीछे जाऊंगा कि नरेंद्र मोदी के साथ इनकी जुगल जोड़ी गुजरात में थी। मैं 1 साल वहां पर था और मैंने वहां पर देखा कि किस प्रकार से अमित शाह की इक्वेशन नरेंद्र मोदी के साथ इतनी स्ट्रांग थी कि वो गुजरात दंगे हों या उसके बाद सोहराबुद्दीन का केस हो, तुलसीराम प्रजापति का केस हो, इशरत जहान का केस हो। मैं समझता हूं भारत के इतिहास में किसी व्यक्ति पर अगर अधिकतम क्रिमिनल केसेस हैं तो वो हमारे वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह पर ही मिलेंगे। मैं एक लिस्ट देख रहा था गूगल पे, उसमें 11 लोगों के नाम थे जो देश के अपराधी हैं और बड़े अपराधी हैं और जो आज संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। उसमें सबसे पहला और ऊंचा नाम हमारे श्री योगी आदित्यनाथ का था, जिन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री बनते ही सारे इल्जामों से अपने आप को खुद बरी करवा लिया। अमित शाह साहब के बारे में आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से जज लोया केस के अंदर कैसे जज की ही मृत्यु हो गई, कैसे वो केसेस को डील करने वाले जजों का ही ट्रांसफर हो गया। और तो और इनके राज्य में ही आते ही, इनके गृह मंत्री बनते ही जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी स्वायत्तता आज खत्म हो चुकी है। मैं एक शब्द आपसे कहूंगा कि शायद कांग्रेस पार्टी के राज में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को केज्ड पैरट कहा था, अर्थात पिंजड़े का तोता। उस केज्ड पैरट को इस सरकार ने पालतू कुत्ता बना के रख दिया।
आज स्थिति ऐसी हो गई है। कोई भी केस सीबीआई को दे दो, सीबीआई का डायरेक्टर रात में 1 बजे के अंधेरे में निकाल दिया जाता है। इस तरह के जो काम हो रहे हैं, जो चीफ जस्टिस है वो रिटायर होकर के 1-2 महीने के अंदर या तो राज्यसभा में आ रहे हैं या बड़े चेयरमैन बनाए जा रहे हैं। गृह मंत्री के का आपराधिक रिकॉर्ड ये दिखाता है। वो चार्जेस से बरी हो गए हो वो एक अलग चीज है, वो कोर्ट की प्रक्रिया है, मगर जो देश देखता है उसे देश देखता है कि आपके पास आप पर किस किस तरह के आरोप थे। हत्या का आरोप था आप पे, वसूली का आरोप था आप पे, किडनैपिंग का आरोप था आप पे, रैंसम लेने का आरोप था आप पे, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवाने का आरोप था आप पे। इस तरह के संगीन अपराधों के अभियुक्त को अगर देश गृह मंत्री बना के रखेगा तो आपके जो मित्र, हमारे मित्रों ने जो अभी अभी बताया है, वो अक्षमता आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। रवि जी, आपने पर्सनल, आपने भी कहा था, मैं पर्सनल पे मैं भी नहीं जाना चाहता हूं, पर यह सच्चाई है कि उनके सुपुत्र की इनकम 1 वर्ष में 50,000 रुपए से बढ़ के 16 करोड़ रुपए हो गई, केवल धनिये का एक्सपोर्ट करके, और देश ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसी गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सुप्रीमो बन गया, जिसने जिंदगी में कभी बल्ला नहीं पकड़ा, देश ने एक सवाल नहीं पूछा। तो मित्र, आप देखिए, आपने सही कहा, ये लोग आते हैं, चुन के आते हैं, बड़े पदों पे बिठाए जाते हैं, पर सच्चाई ये है कि ये इंटरनली बहुत ही अक्षम, भ्रष्ट और अपराधी हैं। और ये अमित शाह सिर्फ एक इलेक्शन मैनेजर है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में जो 9 राज्यों के अंदर जो जनता ने चुन करके जिनको भेजा, किस प्रकार से इन्होंने एमएलएस को खरीद करके, पार्टियों को तोड़ करके अपनी सरकारें वहां पे खड़ी की है। इसलिए उनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह को राजनीति के चाणक्य पे मैं आऊंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं बिल्कुल राजनीति के चाणक्य वाली बात पे भी आऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं सुंदर बालाकृष्णन के पास जाऊं, बिल्कुल रवि जी, आपने जो ये बात कही है कि आपने सीबीआई के बारे में कहा कि पहले केज्ड पैरट की संज्ञा दी गई थी और अब तो पालतू कुत्ता बना के रख दिया है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ऑल्दो कुत्ते वफादार होते हैं, सीबीआई के ऑफिसर्स का क्या होगा भी पता नहीं। लेकिन मैं सुंदर आपके पास जाऊं इससे पहले कुछ दर्शकों की प्रतिक्रिया जो लाइव इस समय है वो भी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। राजेश कुमार सिंह लिखते हैं कि अंगूठा छाप शाह और बिना अकल वाला राजनाथ क्या ही संभालेगा। सारे इंस्टीट्यूशन को पर्सनल बना रखा है, बिना बहुमत के रूल बन जाते हैं। साथ में वो लिखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट चरण पे है, जीडीपी इज पता नहीं कहाँ, और इनको एयरफोर्स 2 चाहिए, जो कि उस विमान की बात कर रहे हैं जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से शाहनवाज हुसैन, शानोवार हुसैन लिखते हैं कि राष्ट्रवाद नहीं कुर्सीवाद है, मगर इस्तीफा नहीं देगा। सिराजुद्दीन भी अपना कमेंट लिखते हैं। खैर, मैं आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग लाइव जुड़ते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। मैं सुंदर बालाकृष्णन के पास चलूंगा। सुंदर, वी ऑल नो, हमें सबको पता है कि किस तरीके से एजेंसीज का इस्तेमाल सरकारें करती हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर बात पे, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत स्पेसिफिक है गृह मंत्री पे, क्योंकि ये व्यक्ति दिखता ही नहीं कहीं पे है। लेकिन मुझे याद है जब ऋषि जी ने बात करी कि दिल्ली के दंगे हुए तो किस तरीके से इनको संभालना चाहिए था, बजाय उसके वो नमस्ते ट्रंप करते फिर रहे थे। लेकिन सुंदर, वो एक इनका डायलॉग था, दिल्ली की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके बोला था करंट लगेगा, ऐसा कुछ था कि बटन यहां दबाओ और करंट शाहीन बाग में लगेगा। तो सुंदर, आपसे स्पेसिफिक सवाल ये है, स्पेसिफिक, कि दिल्ली में तो जो हुआ सबने देखा, लेकिन जम्मू और कश्मीर के जो हालात हैं वो तो मेरे ख्याल से नोटबंदी के बाद टेररिस्ट की कमर टूटने वाली थी। मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते और अमित शाह के गृह मंत्री बने, जम्मू और कश्मीर दोबारा स्वर्ग बनने वाला था।
लेकिन आज भी सुंदर रोज वहां से समाचार आते हैं। और याद रखिए ये मित्रों के ये समाचार फिल्टर्ड होते हैं, पूरे के पूरे समाचार तो बताए भी नहीं जाते। आतंकवाद आज की तारीख में कश्मीर में है, कहीं नहीं गया। सुंदर, ये किस टाइप का होम मिनिस्टर है हमारा, जो मुंह छुपाए बुरखे में हिजाब के पीछे घूम रहा है? सुंदर। निशांत, मैं आपको एक कहना चाहता हूँ। आप लोग ने बोल रहे थे कि उनका कुछ पर्सनल मामला है, हम लोग पर्सनल में नहीं जाना चाहिए। मगर मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि अगर किसी से किसको कुछ कुर्सी दिया हो, जिम्मेदारी दिया हो, अगर उसको संभाल नहीं पाता है तो किसी भी वजह से हो, तो आज हम सबको पता है कि उनका तबीयत ठीक नहीं है। और तबीयत ठीक नहीं है वो ठीक है, मगर आज एक नागरिक होने के नाते हम सबको पता होना चाहिए कि क्या है उनमें, क्या प्रॉब्लम क्या है। वो आज तक ये लोग छुपा के रखते हैं। ये सबसे बड़ा पहला गलत, ये जो है गलत चल रही है अपने देश में। तो ये वाला पहले बात है। दूसरा, ये जम्मू एंड कश्मीर का डिमोनेटाइजेशन जब किया था तो इसमें एक मेन मुद्दा था कि यहाँ पर जो भी वहां पर जो पथराव करते हैं, ये सब जो भी करते हैं, ये लोग को पैसा दिया जाता है। तो डिमोनेटाइजेशन करके इनके हाथ में पैसा नहीं होगा तो ये लोग पथराव नहीं करेंगे, ये सब बहुत कुछ बोले थे ये लोग। और उसके बाद आर्टिकल 370 इन्होंने लेके आया। अभी आर्टिकल 370 निकालना और रहना, ये सब तो बहुत डिबेटेबल इश्यू है। मगर यहाँ पर निकालने के बाद जो इन्होंने एक एक प्रॉमिस दिए थे कि वहां पर टेररिस्ट कम हो जाएगा, एक्टिविटीज कम हो जाएगा, वहां पर दंगे फसाद कम होगा, मगर उसके बाद वहां पर जो कानून वहां पर लागू हुआ, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो वहां पर जो आज के तारीख में चल रही है, ये सब आप भी अभी बोले थे कि ये सब पूरा फिल्टर्ड है। तो वहां पर जो भी पत्रकार वहां पर जाता है तो वहां पर असलियत जो फैक्ट है वो निकालने जाते हैं, तो उनको वहां पर जेल में डाल देते हैं, उनके ऊपर केस, फेक केस डाल के उनको एक करते हैं। तो ये जो है आज जो हमारे यहाँ पर, वहां पर जो मीडिया है, मीडिया कहीं पर भी है ही नहीं, वहां पर जीरो है, जो रियल मीडिया जो बोलते हैं। तो वहां पर जो फैक्ट है वो फैक्ट आज की तारीख में भी बाहर नहीं आ रही है। तो ये जो आर्टिकल 370 का, अभी इसके बाद वहां पर मुफ्ती उमर अब्दुल्ला, ये सब इनको जो जेल किया था, ये सब भी एक सरासर गलत है। अगर इनको पता है कि इसमें ये सब की इसमें सहमति है, तो इनको बंद करने का क्या जरूरत है, सबको खुलेआम छोड़ना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है ये लोग कंट्रोल किए हुए हैं, जो भी है वहां पर, जो भी है कंट्रोल बोले तो यहाँ पर हो तो रहा है सब चीज, मगर कंट्रोल कहाँ पर, मीडिया के तरफ से जो है, जो होना नहीं चाहिए टेररिस्ट एक्टिविटीज, और जहां दंगे फसाद होनी नहीं चाहिए, वो सब होते हुए भी ये लोगों के तक पहुंचती नहीं है, तो यहाँ पर फिल्टर किया जाता है। मगर यहाँ पर सब कुछ आज की तारीख में वहां पर कुछ हालात ठीक नहीं है। धंधा जो है, बिजनेस जो है, आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर में टोटल दब हो गया है वहां पर डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो यहाँ पर एक तो बिजनेस टोटल गई है, और वहां पर जो है डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो है एकदम से टोटल और भी बढ़ गई है। और यहाँ पर जो भी नेशनलिज्म के बात जो करते हैं, तो हम लोग सुने होंगे कि मुफ्ती ने इन्होंने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो फ्लैग है उसके साथ इंडिया का भी फ्लैग लहराएंगे बोले थे। मगर ये लोग जो मीडिया में बता रहे हैं कि इंडिया के फ्लैग लहराएंगे नहीं, ये जो है गलत फहमी, ये लोग गलत इंफॉर्मेशन देके लोगों के गुमराह करते हैं। सुंदर, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। आई कम बैक टू यू ऑन दिस। बिल्कुल जरूरी है ये बात जानना। ऋषि मिश्रा के पास जाऊंगा। बिल्कुल ऋषि मिश्रा, आपने सुना सुंदर बालाकृष्णन ने जो कहा, मैं उसमें एक लाइन ऐड कर देता हूँ। राष्ट्रवाद की जब बात आती है तो लियो टॉल्स्टॉय ने यह कहा था कि राष्ट्रवाद तो एक जहर है, एक देश के लिए नुकसानदायक है। तो लियो टॉल्स्टॉय के नाम पे टॉल्स्टॉय रोड आज भी
एनडीएमसी दिल्ली के अंदर बढ़िया सी एक टॉल्स्टॉय रोड भी है, उसको वो नहीं हटा रहे। क्यों? क्योंकि वो भी ये लोग जानते हैं कि भैया टॉल्स्टॉय ने जो कहा था वो सही है कि राष्ट्रवाद एक जहर भी होता है। लेकिन ऋषि मिश्रा, मैं आपके पास एक और चीज लेकर के पहुंचता हूँ, एक सवाल लेकर के पहुंचता हूँ। राजनीति का चाणक्य, ये उस व्यक्ति को कहा गया जिसने बेसिकली मेरी नजर में, क्योंकि मैं भी एनालिसिस करता हूं, उसने कभी कोई इलेक्शन नहीं जिताया। मान के चलिए अगर 2014 के ऑनवर्ड्स आप इनकी पोजीशन देखते हैं अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी में, जब कभी भी वो प्रेसिडेंट रहे, तो एक चीज दर्शकों को ये ध्यान देनी चाहिए कि जितने भी राज्य उनके अध्यक्ष, भाजपा अध्यक्ष रहते हुए हुए, वो जितने भी वो शुरुआती दौर में जीते, चाहे उत्तर प्रदेश था या कोई भी और राज्य था, वो एंटी इनकम्बेंसी ऑफ दी उस समय की गवर्नमेंट के खिलाफ थे। लेकिन जैसे ही एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में जहां चुनाव हुए आनी शुरू हुई, वहां अमित शाह डब्बागोल हो गए। चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, राजस्थान रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो, उससे पहले पंजाब रहा हो, अन्य भी राज्य रहे। वो बात और है कि खरीद फरोख्त करके वो किसी तरीके से सेटल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र तक ने थप्पड़ मार के उनको घर भेज दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषि मिश्रा, जो व्यक्ति इस संज्ञा से नापा गया है कि राजनीति का चाणक्य, मैं मानता हूं कि चाणक्य का अपमान है, क्या आपको सच में लगता है कि यह व्यक्ति राजनीति का चाणक्य है? और यदि है तो ये पिछले 10-12 राज्यों में जो दुर्गति हुई भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो हरियाणा ही क्यों ना हो, चाहे महाराष्ट्र ही क्यों ना हो, वो चाणक्य नीति कहां गई? क्या हुआ? निशांत जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले कश्मीर पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गई थी, मैं उसको जोड़ देना चाहता हूं। देखिए, ये खोखले राष्ट्रवाद का देश को कितना दंश झेलना पड़ा है, वो चाइना किस प्रकार से हमारे देश में इंटरफेयर किया है। मैं आपको याद होगा पिछले साल पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने एक बयान दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर क्या, हम तो अक्साई चीन लेके रखेंगे, लेके रहेंगे। अक्साई चीन का उन्होंने बयान तो दे दिया और तैयारी तो कुछ थी नहीं। और इस हमारे देश के खोखले गृह मंत्री के बयान को चाइना ने सीरियसली ले लिया। और चाइना ने क्या हालात किया है, किस प्रकार से हमारे देश में घुसने का प्रयास किया और घुसा है। फिंगर फोर से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं अब तक। और जिस प्रकार से देश की जनता को गुमराह कर रही है ये केंद्र सरकार और ये खोखले राष्ट्रवाद वाले गृह मंत्री, आप समझ सकते हैं। अब आपके सवाल के जवाब दूंगा। देखिए, बिल्कुल सही है कि 2014 के बाद एक प्रकार का एक मीडिया में एक पर्सनालिटी डेवलप किया गया था कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी भारत के राजनीति के चाणक्य हैं। लेकिन 2015 में जहां आज बिहार में चुनाव हो रहा है, 2014 में मोदी जी को कितना जनता का समर्थन मिला था। एक बात बिल्कुल सही है कि एंटी इनकम्बेंसी थी यूपीए सरकार के विरुद्ध। 10 साल कोई भी सरकार कंटिन्यू होती है तो एंटी इनकम्बेंसी होता है। उस एंटी इनकम्बेंसी को कैश करके नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए। लेकिन 2015 में ही बीजेपी 51 सीट पे बिहार में सिमट गई। और जहां जहां आपने बिल्कुल सही कहा है कि अमित शाह जी के अध्यक्षता में जब चुनाव हुआ, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली में, आपने दिल्ली में देखा होगा 2000 ये जो चुनाव हुई है दिल्ली विधानसभा का, अमित शाह जी गली गली में पर्चे बांट रहे थे और पूरा कैबिनेट मंत्री पूरा उन्होंने फौज उतार दिया। क्या हालात हुए दिल्ली में? दिल्ली की जनता ने करारा तमाचा मारा। जबकि दिल्ली जो है, दिल्ली में मध्यम वर्ग और लोअर मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं। शहरी जो मतदाता होता है निशांत जी, बीजेपी का कोर वोट बैंक होता है। जब आपके कोर वोट बैंक में आपकी चाणक्य नीति जो है फेल हो गई, और वही हालात बिहार में होने जा रही है। मैं आज आपके साथ आप में मेरे बात का गवाह रहेंगे और हम लोग 10 तारीख को किसी न किसी चैनल पे जरूर मिलेंगे। देख लीजिएगा बिहार में इनकी स्थिति बहुत ही खराब होने जा रही है, क्योंकि ये लोग सिर्फ खोखले वादे करके जनता को कंफ्यूज। आप देखिए इन्होंने क्या कहा कि पर ईयर 2 करोड़ नौकरी देंगे। कितना नौकरी इन्होंने दिया? आज देखिए बिहार जो है, आपने बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण, आपको सैल्यूट करता हूं निशांत जी, आपने बिहार में बाढ़ की जैसे महत्वपूर्ण मुद्दा को उठाया। उत्तर बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है। क्या कर रहा है गृह मंत्री? डिजास्टर मैनेजमेंट इनके अंडर आते हैं। तो कहीं ना कहीं
जो बीजेपी का जो चाणक्य जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, और चाणक्य को जो जिम्मेवारी दी गई है गृह मंत्रालय का, उस रिस्पॉन्सिबल में भी गृह मंत्री फेल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को और बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप को सोचना होगा कि ये गृह मंत्री को कंटिन्यू रखें या डिसकंटिन्यू रखें। बिल्कुल सही कहा ऋषि जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं चलूंगा रवि श्रीवास्तव जी के पास, लेकिन एक बात जोड़ता हुआ, रवि श्रीवास्तव जी, ऋषि मिश्रा ने जैसे बिल्कुल क्लियर बताया कि चाणक्य मतलब क्या और आज के राजनीति के चाणक्य मतलब क्या, मतलब ये सब तो चलिए संज्ञाएं दी जाती हैं, लेकिन रवि श्रीवास्तव जी हकीकत जानिए कि लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ये गृह मंत्री किसी काम का है भी या नहीं। उसका मैं कारण आपको बताता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जब बंगाल में साइक्लोन आया तब ये भाई नदारद, जब बाढ़ आई बिहार में तब ये भाई नदारद, इंटरनल सिक्योरिटी के जहां जहां मैटर्स हुए ये भाई नदारद। ये सिर्फ कश्मीर या हिंदू मुसलमान इन बातों को लेकर के वो अपने वक्तव्य देते हुए और चुनाव के खास करके माहौल में वो अपना पेट पकड़ के भी बात करते हुए, शायद हंसते हुए, वो आपको दिखाई दिए। बड़ा सवाल ये उठता है कि इस देश के अंदर जैसे कई बार चर्चा हो चुकी है, क्या गवर्नर की कुर्सी की आवश्यकता है, क्या राष्ट्रपति की आवश्यकता है, ये भारतीय जनता पार्टी भी करती आई है। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से फ्लो जा रहा है कि हर चीज तो मोदी जी ही करते हैं जो कि प्रधानमंत्री, तो क्या गृह मंत्री की पोजीशन की कोई आवश्यकता है इस देश में, या हम लोग लाखों करोड़ों रुपया हर महीने का टैक्स पेयर मनी का इस तरीके के लोगों पे खर्च कर रहे हैं जो लाल बहादुर शास्त्री के तो पैर की उंगली के नाखून के तर्जनी के बराबर भी नहीं है। क्योंकि जब बिहार में रेल हादसा हुआ था, रेल मंत्री रहते उन्होंने अपने इस्तीफे की बात तक कही थी, ऑल्दो जवाहरलाल नेहरू ने मना किया था। लेकिन ये व्यक्ति जो कि हर फ्रंट पे घर में घुस करके फेलियर है, उसके बावजूद। हाँ बोलिए निशांत, ये मोरालिटी, जो नैतिकता, ये सारी बातें तो राजनीति से अब धीरे धीरे करीब करीब खत्म सी हो गई हैं। मगर स्थिति ये है कि ये जो सरकार है ये हर काम बहुत ब्रेजेंटली करती है, बहुत नंगई से करती है। देखिए, मैं आज यहाँ पे बैठ करके आपको कांग्रेस के बारे में कोई बहुत अच्छी बातें नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस रास्ते पर कांग्रेस ने पहला कदम रखा था ये तो उसकी मंजिल पे पहुंच गए। मतलब आप समझिए, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना, देश में सांप्रदायिक चीजों को रोकना, देश में विकास करना, ये सारी चीजें कांग्रेस के समय में अच्छे तरीके से ऊपर तक गई। आज तक जीडीपी के जो आंकड़े कांग्रेस के मामले समय में थे वो इनके ये आज तक उसके करीब भी नहीं पहुंच पाए, और इन्होंने 24% तक जीडीपी को डुबा दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस समय के अंदर जो चीजें कुछ बहुत थोड़े स्तर पे होती थी, इन्होंने उसको पूरे अंतिम पड़ाव तक पहुंचा दिया है। और सारे काम बिल्कुल, मतलब जो जिसे एक शब्द आपने अभी अभी उठाया था बहुत बढ़िया कि फला राज्य में बाढ़ आई, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो संघीय प्रभुता होती है, जिसमें जो देश का जो सेंटर है उसका ये काम होता है कि हर राज्य को बराबर नाप के रखे, हर राज्य को बराबर सहायता दे, हर राज्य को बराबर जो प्राथमिकता पे चीजें देनी है वो सब दे। आपने बताया फेनी आया, गृह मंत्री नदारद हो गए। केरला के अंदर कितना फ्लड आया, भीषण फ्लड आया केरला के अंदर, उसको नदारद हो गए। तो जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उनके साथ इनका पूरा सौतेला व्यवहार रहा है। आपने टेम्पलेट पढ़ा, पहले टेम्पलेट पढ़ा कि एमएचए का टेम्पलेट क्या है, एमएचए का काम क्या है। डिसास्टर मैनेजमेंट, मैं तो ये समझता हूं कि इन्होंने तो डिसास्टर कर दिया, मैनेजमेंट तो दूर है, इन्होंने तो डिसास्टर खुद कर दिया। क्यों कि जब डिसास्टर की बात आई, जब 550 केस देश में थे तो 21 दिन का लॉकडाउन हो गया। प्रधानमंत्री महोदय बोले कि 18 दिन में महाभारत जीत ली गई थी, 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। आज आप 77 लाख केसेस के ऊपर बैठे हुए हैं, देश में 1,17,000 लोगों की जान जा चुकी है, और हम उसको आंकड़ों में मापते हैं
कि हमारा मोर्टेलिटी रेट 1.5% है, जो विश्व में सबसे कम आ रहा है। मैं समझता हूं इस तरह की खोखली बातें करना, और देश का जो गृह मंत्री है वो अक्षम है, उनके बस का कुछ नहीं है, और बयान देते हैं। मैं उनसे एक ही बात पूछता हूं, उन्होंने कल या परसों ही एक बयान दिया कि चीन हमारे अंदर नहीं घुसा। जो प्रधानमंत्री ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। मेरा एक सवाल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से है देश के, क्या 1 अप्रैल 2020 को जो बॉर्डर पर स्थिति है वो बहाल हो गई है? जवाब है नहीं, क्योंकि कल ही महबूबा मुफ्ती ने कहा 960 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन ने हमारी हड़प रखी है। ये झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से वो तो नहीं चाहेंगे कि महबूबा मुफ्ती की बात सुनी जाए, जो कि एक जमाने में उनकी बुआ हुआ करती थी। लेकिन खैर, मैं प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव में हूं, समय एकदम से उड़ा जा रहा है। मैं हर एक अपने पैनलिस्ट से एक स्पेसिफिक सवाल करूंगा। चलता हूं ऋषि मिश्रा की तरफ। ऋषि मिश्रा जी, आपसे प्रोग्राम में अंतिम सवाल ये रहेगा मेरा कि इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट को संभालने की जिम्मेदारी भारत के गृह मंत्री की होती है। क्या आप कुछ बताएंगे कि बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बाकी अन्य राज्य भी, जिनके गरीब, मजदूर, आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान, जब लॉकडाउन किया गया था तो लाठियां खाता हुआ गरम तपती सड़क पे रोता चलता, माइग्रेंट, बिल्कुल बुरे हालत में, जब वो अपने घर जा रहा था, इतनी लाठियां खाता हुआ, इतनी गालियां खाता हुआ, इतने थप्पड़ खाता हुआ, बिना पानी बिना खाना, तब ऋषि मिश्रा जी हमारे देश के गृह मंत्री कहाँ थे? बिल्कुल, गृह मंत्री साहब की जो जिम्मेवारी थी, आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी हमेशा जब रात में 8 बजे आते हैं तो देश की जनता डर जाती है कि प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा जरूर संबोधन में कहेंगे। हुआ, और देखिए आप इतने बड़े लॉकडाउन करने जा रहे थे, आपने ये नहीं समझा कि हमारे देश के विभिन्न जगहों में श्रमवीर रहते हैं, और बिना इंतजाम किए आपने इतने बड़े लॉकडाउन की घोषणा कर दी। और निशांत जी, आप इस चीज के गवाह हैं कि दिल्ली से, खासकर दिल्ली से, हम नोएडा में रहते हैं, मैंने देखा है कि हमारे श्रमवीर भूखे प्यासे बिना मैनेजमेंट का, यहाँ पे क्या कहते हैं आपको, नोएडा में जो बस अड्डा है या रेलवे, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे मैंने जो श्रमवीरों का संख्या देखा, भूखे प्यासे लोग कई दिनों से पैदल जा रहे थे। इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। बिहार चुनाव में मैं कह रहा हूँ 25 से 30 लाख श्रमवीर जो विभिन्न देश के विभिन्न कोने से बिहार गए हैं, बहुत आक्रोश है। आक्रोश इतना है निशांत जी कि इनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं, अपने क्षेत्र में सही ढंग से प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। जहां जा रहे हैं इन्हें जनता का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है कि ये मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गृह मंत्री की जिम्मेवारी बनती है कि यदि हम इतना बड़ा कोई लॉकडाउन का घोषणा कर रहे हैं तो उससे पहले जो मेजर स्टेप लेना चाहिए था, क्या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को नहीं लेना चाहिए था? तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी से ये गृह मंत्री कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। चाहे वो दिल्ली में दंगा की बात हो, तबलीग जमात की बात हो, या श्रमवीर का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे चाइना का मामला हो। सुंदर बालाकृष्णन, आपने सुना ऋषि मिश्रा का जो वक्तव्य है, उसमें बहुत उन्होंने अपने क्लियर शब्दों में कहा है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारत के होम मिनिस्टर की, जिस किसी भी तरीके की इनकी बातें रही, इनका जो वक्तव्य रहा, वर्तन रहा, जो भी कह लेते हैं आप। लेकिन सुंदर साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का वक्तव्य, वर्तन और बिहेवियर भारत के होम मिनिस्टर रहते अमित शाह ने पॉलिटिकल होकर के किया और लोगों का ध्यान नहीं रखा, चाहे खास करके ये कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन के पीरियड में हो, आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से नॉन बीजेपी राज्य, यानी कि नॉन बीजेपी सरकारों वाले राज्य हो, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक, खास करके जो इनके एनडीए के पार्टनर्स नहीं हैं, क्या आपको लगता है कि शुरुआत हो चुकी है या होने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और इनके क्रूर बिहेवियर, यानी कि जब जनता के पक्ष में कोई बिहेवियर नहीं होता तो क्रूर बिहेवियर होता है, इसके चलते आपको इनका भविष्य क्या दिख रहा है, खास करके अमित शाह का? 2 मिनट आपके पास है सर।
निशांत भाई, एक बात तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि किसी का तो बुरा तो मैं करना अच्छा नहीं लगता मुझे, मगर इनका तबीयत को लेके इनको बहुत सतर्क रहना है, बहुत सतर्क रहना है। ये मेरा ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात जो है, अभी ये जो भी बिहार की जो इलेक्शन अभी होने वाली है, यहाँ पर मैं आपको अपफ्रंट कहना चाहता हूँ कि बिहार में अमित शाह कैंपेनिंग के लिए नहीं जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि 5 दिन के लिए वो अहमदाबाद गए थे, तो आज मेरे ख्याल से 11वां या 12वां दिन है, तो ये वहीं नहीं जाएंगे। और तीसरी बात जो है, वहां पर जो लोगों में जो भड़ास है, जो जो गुस्सा है लोगों में, जो खास करके माइग्रेंट वर्कर्स को लेके, वहां पर का जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, मुझे तो लगता है कि ये महाराष्ट्र जैसे सरकार में ऐसे कुछ आने वाली है रिजल्ट। क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी का जो रैली आजकल जो चल रही है, वहां पर का जो प्रेजेंस है, लोग जो जम रहे हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में जम रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी लोकल इश्यूज को छोड़ के वहां पर ना तो नेशनल इश्यूज बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नीतीश जो है, ये आर्टिकल 370 के ऊपर वो टोटल उन्होंने उनको उनकी मत नहीं थी। वो आर्टिकल 370 के ऊपर सीएओ उनके ऊपर भी उनके ऊपर सहमति नहीं थी। तो नेशनल इश्यू जो है, ये जो एनडीए को, जहां पर जेडीयू और बीजेपी है, दोनों में किसी की सहमति नहीं है ये नीतीश कुमार की। तो लोकल इश्यू जो है, लोकल इश्यू में यहाँ पर तेजस्वी ने बहुत अच्छी तरीके से जो जॉब्स के बारे में बात की, नौकरी के बारे में जो इतनी अच्छी तरह से उन्होंने किया, और वहां पर कोविड के बारे में जो उन्होंने फ्री वैक्सीन, ये तो सरासर गलत है। कोविड का जो वैक्सीन है, सब भारतीय जो देश में जो रहते हैं, सबको फ्री मिलना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि बिहार में अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे बीजेपी को, तो आपको फ्री में वैक्सीन नहीं मिलेगा। तो ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पर जो है गृह मंत्री टोटल फेलियर हुआ है। यहाँ पर उनका एक सेकंड भी ये पोजीशन में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि आज के तारीख में जो गृह मंत्री जो चल रही है, ये इनका एब्सेंस में चल रही है। ये अभी अहमदाबाद में, तो मुझे तो कोई पता नहीं चल रहा, क्योंकि आज के तारीख में बीजेपी में जो भी जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप गिन चुने 1-2 लोग हैं। आप ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी आप देखोगे तो निर्मला सीतारमन जो है, मुझे शर्म आती है, मैं साउथ इंडियन हूँ, मगर एक साउथ इंडियन के नाते आप लोग जानते हो कि जनरली जो है एकदम इंटेलिजेंट होते हैं, मगर आप जानते हो कि अर्थव्यवस्था को जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है आज के इंडिया में, इतनी बिगड़ गई है कि हम लोग बांग्लादेश से भी पीछे चले गए। इतना इनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर रहा है। इनको देश के बारे में कुछ पड़ी नहीं है, इनको सिर्फ इलेक्शन जीतना है और दूसरा कोई इनका कोई मकसद नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने सुंदर। मैं अंतिम सवाल लेकर के चलता हूं रवि श्रीवास्तव के पास। रवि श्रीवास्तव जी, एक दर्शक हैं विश्वनाथ राउत, उन्होंने अभी अभी एक बात पोस्ट की है अपने लाइव शो पे। वाई द इनवाइटीज आर अफ्रेड टू से बैड टू बैड, यानी कि वाई कॉलिंग स्पेड टू स्पेड, ऑनेस्ट ओपिनियन शुड बी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से देश की इंटरनल सुरक्षा और यूनियन टेरिटरीज खास करके जम्मू और कश्मीर को लेकर के इस गृह मंत्री ने और बाकी जो इनकी जिम्मेदारियां हैं उससे अपने आप को दूर रखते हुए देश के अंदर एक गलत सा माहौल बनने दिया है, चाहे वो हिंदू मुसलमान का हो, चाहे कश्मीर को लेकर के हो या अन्यथा, इस पे क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर क्या अमित शाह का कोई फ्यूचर है पॉलिटिकली? पहली बात तो मैं सम्मानित दर्शक को ये कहना चाहूंगा कि जहां तक सख्त शब्दों की बात है, मैं कभी भी सख्त शब्द कहने से हिचकता नहीं हूं, चाहे वो कोई चैनल हो, कोई भी डिबेट हो। मित्रवर, मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अमित शाह एक अक्षम, भ्रष्ट और अपराधी व्यक्ति है। इस ऐसे व्यक्ति को इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे रहने का कोई हक नहीं है।
जिस तरह का कंडक्ट इन्होंने सीएए के मामले में और एनपीआर एनआरसी के मामले में किया और जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने में किया और जिस तरह के इन्होंने बयान दिए, मैंने पहले ही दिन कहा था कि अगर इतना ही भला इन्होंने कश्मीर का किया है तो आज आम कश्मीरी तो श्रीनगर की सड़कों पे डांस कर रहे होते। अगर आपने इतना बड़ा उपकार उनके ऊपर किया है, या आपने उपकार नहीं किया है, आपने उनकी हत्या कर दी है एक तरीके से। आप देखिए, आप ये भी होम मिनिस्ट्री के ही काम है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसने सही रिपोर्टें बिल्कुल दी कश्मीर के बारे में पूरे विश्व में छापी, आपने उस संस्था को बैन कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो अपनी निष्पक्षता के लिए विश्व में मानी जाती है, ऐसी संस्था को आप यहाँ पे जाने नहीं देते कि वहां पे हम आपको एंटर नहीं होने देंगे। आप सिर्फ स्पॉन्सर्ड टूरिज्म करवाते हैं, लोगों को ले जाके गाड़ियों में चक्कर काट के वापस लाके बोलते हैं ये रिपोर्ट छाप दीजिए। निशांत, ये चीजें अब ट्रांसलेट होनी शुरू हो गई हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप रोज नजर रखते हैं पूरे मीडिया पर और हर चीज पर। 4 राज्य सीबीआई की एंट्री अपने राज्य में बैन कर चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस तरह के हथकंडे अमित शाह और नरेंद्र मोदी ले सकते हैं राज्यों के बारे में। कितना तमाशा हुआ सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेके महाराष्ट्र के अंदर, कितना तमाशा हुआ कंगना रनौत का एक डिमोलिशन गिराए जाने पर महाराष्ट्र के अंदर, और किस तरह से टीआरपी स्कैम के अंदर भी सीबीआई को वो सौंपी जा रही थी। रातों रात एनबीए ने मना किया कि हमें अभी सीबीआई की जरूरत नहीं है। आप देखते जाइए, आज या कल के अंदर केरला की स्टेट सीबीआई को अपने यहां आने से बैन करने वाली है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इस तरह की संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल ये सिर्फ अपने विरोधियों को फंसाने के लिए और अपने लोगों को बचाने के लिए करते हैं, और ये देश अच्छी तरह से देख रहा है और देश इस चीज को पहचान रहा है कि ये गृह मंत्री कितना अक्षम और कितनी बड़ी लायबिलिटी है भारतवर्ष के ऊपर। कितनी बड़ी लायबिलिटी है अमित शाह इस भारतवर्ष पे। मैं सुंदर बालाकृष्णन, रवि श्रीवास्तव और ऋषि तीनों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आज द लाउड निशान टॉक्स में जुड़े और इस टॉपिक पे के गृह मंत्री या घर में घुसा मंत्री पे हमारे साथ चर्चा करी। मैं आप तीनों का धन्यवाद करता हूं। दर्शकों, मैं अंत में सिर्फ एक ही बात कहूंगा जो कि जरूरी भी है आप लोगों को इन्फॉर्म करना, कि भारत के अंदर सरकार जो है वो किसी एक व्यक्ति के आदेश पे नहीं चलती। ये एक बहुत ही पिक्यूलियर सा, यूनिक सा तरीका है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें इंटरमिक्स्ड होती हैं। लेकिन जब आप एक इम्पॉर्टेंट, एक सीनियर पोजीशन पे बैठे हैं, चाहे इलेक्टेड ही क्यों नहीं, चाहे होम मिनिस्टर ही क्यों नहीं, तो आपके कई कर्तव्य हैं जिनका आपको पालन करना पड़ता है। सबने देखा ट्विटर पे बैठे बैठे अपने कर्तव्य पालन हो जाते हैं, तो कल को तो शायद ट्विटर पे शादियां और बच्चे भी डिलीवर होने लगेंगे। नहीं, सरकारें ऐसे नहीं चलती। अमित शाह जब से होम मिनिस्टर बने देश के 30 मई 2019 से गायब है। इन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया, ये एक सच्चाई निकल के आती है। और जहां कहीं भी कुछ बेहतर करने की आवश्यकता थी, जहां तकलीफें थी, उसमें तो और बिगाड़ा, कहीं करंट लगाने की बात करी, कहीं कश्मीर को लेके उलट सुलट बोले, और हिम्मत नहीं है कि खुद की सरकार को ठीक कर पाए। आपको याद होगा कुछ चैनल्स पे जब वो इंटरव्यू देते हैं तो उनको तो ना तो डेटा याद रहता है ना शब्द याद रहते हैं। मानता हूं कि ऐसा जाना जा रहा है कि वो नहीं है, दिख रहे, गायब हैं, क्योंकि उनकी शायद कुछ बीमारी वगैरह है। ऑल्दो भारत सरकार ने हमको बताया नहीं है, इसलिए हम उनको बीमार नहीं मानते, और ना ही एम्स वगैरह ने ये कहा है कि वो बीमार है, किसी भी डॉक्टर। तो मेरे ख्याल से वो पूर्णतः स्वस्थ है, और एक स्वस्थ आदमी अगर इतने महीनों से गायब है तो लानत है उस पे कि वो देश का गृह मंत्री है और बैठ करके हमारे टैक्स पेयर की मुफ्त की रोटी खा रहा है। और हाँ, ये लोटा लोटा मत करना, लोटा तो देखा जाएगा। फिलहाल मोटा भाई कहाँ गायब है किसी को नहीं पता, और आशा करते हैं कि इससे पहले कि भारत के लोग, भारत का वोटर, भारत की जनता त्रस्त होकर के इस मोदी और शाह की जोड़ी को झकझोर दे, शायद ये अपने आप देश के प्रति 10% तो 10% निस्वार्थ भाव से सेवा करना शुरू करें। नहीं तो ये वो भारतवर्ष है जहां मंगल पांडे भी थे,
महात्मा गांधी भी थे, नेताजी बोस भी थे, और सावरकर और गोडसे का क्या हाल किया था आप सब जानते हैं। आज के इस एपिसोड द लाउड निशान टॉक्स में इतना काफी। फिर दोबारा मुलाकात होगी द लाउड इंडिया टीवी पे। निशांत वर्मा साइनिंग ऑफ। हैव अ ब्यूटीफुल संडे। दशहरा की मुबारकबाद।